सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। मैं आप फिर से आपका सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि पूरा डिटेल सिलेबस के बारे में पढ़ा था सीबी ग्रेड ए ऑफिसर के बारे में, और हमने अकाउंट्स के लेक्चर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, वो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड हो चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे कंपनीज एक्ट 2013। ये पीडीएफ जो मैंने आपके सामने स्क्रीन पे आपके दिख रही है, ये पूरा सिलेबस मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर है। एक ओवरव्यू अपन ले लेते हैं जिससे आपको आइडिया रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेबी के सिलेबस में चैप्टर नंबर दिए हैं, उस चैप्टर नंबर की डिटेल मैंने आपके लिए बनाई हुई है जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कौन कौन से चैप्टर है, कौन कौन से सेक्शन इसके अंदर आएगा। सबसे पहले दिया हुआ चैप्टर नंबर 3 जो प्रोस्पेक्टस सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है। चैप्टर नंबर 4 शेयर कैपिटल से रिलेटेड। चैप्टर नंबर 8 डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड से रिलेटेड, जो कि आज अपना टॉपिक रहेगा। डिविडेंड का टॉपिक आज इसी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट रहेगा ऑडिट एंड ऑडिटर्स के बारे में। फिर आपका रहेगा डायरेक्टर्स के बारे में। फिर आपका रहेगा मीटिंग्स के बारे में एंड आपका एनसीएलटी के बारे में। ये जो चैप्टर दिए हुए हैं सेबी ग्रेड ए ऑफिसर के सिलेबस में मेंशन है, उसके डिटेल बाइफिकेशन सेक्शन लिस्ट के साथ अगर आपको चाहिए तो मैं ये पूरी लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। इसी के साथ आज हम जो चैप्टर लेने वाले हैं वो है चैप्टर है डिविडेंड। आज पूरा डिस्कशन, आज पूरा चैप्टर, आज पूरी क्लास इसी टॉपिक पे बेस रहेगी। तो चलिए अब डायरेक्ट अपन इस टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। तो चलिए आज का हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जो कि अपना फर्स्ट चैप्टर है, और कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इसको डिफाइन किया गया है चैप्टर नंबर 8 के अंदर। तो आज का जो टॉपिक रहेगा उसके अंदर कौन कौन से सेक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं वो होगा, ये आपके सामने लिस्ट आ चुकी है। 5 सेक्शन रहेंगे। सबसे पहले 123 रहेगा, 124, 125, 6 एंड 7, ये पांचों सेक्शन रहेगा। पांचों सेक्शन के अंदर पूरा चैप्टर कवर है। इन जो टॉप मोस्ट 2 सेक्शन है, ये 123 एंड 124, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आपको इन दोनों के सेक्शन नंबर याद भी रखने हैं। 123 एंड 124 क्या है? 123 डिक्लेरेशन डिविडेंड एंड 124 है अनपेड डिविडेंड अकाउंट। तो आइए अब सेक्शन वाइज अपन पूरा डिटेल देखते हैं क्या क्या इस अंदर दिया हुआ है। ये आपका अंदर सबसे दिया हुआ है। फर्स्टली अब आपको देखना है कि डिविडेंड जो चैप्टर है, इस डिविडेंड का मतलब होता क्या है। डिविडेंड मतलब क्या होता है कि अगर किसी कंपनी के अंदर फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो वो पब्लिक से पैसा लेती है, अपने इक्विटी शेयर होल्डर से लेती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से लेती है। वो बंदे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उस कंपनी से पैसा इन्वेस्ट करता है, कंपनी उस इन्वेस्टमेंट से अपना बिजनेस रनिंग करती है, उस बिजनेस से प्रॉफिट कमाती है। तो अब उस बिजनेस से जो प्रॉफिट कमाया है उसका कुछ परसेंटेज होता है जो इन्वेस्टर्स को वापस से अपने एज ए रिटर्न देती है। तो उस जो एज ए रिटर्न जो होता है उसी को हम डिविडेंड बोलते हैं। जैसे इसमें अपन देखते हैं कि सेकंड टेबल में आप जैसे देखोगे, जैसे शेयर दिया हुआ है, कितने तरह के शेयर होते हैं? प्रेफरेंस शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर होते हैं। प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर्स अपना पैसा कंपनी को देते हैं। उस कंपनी में पैसा जो डाला है उन्होंने, उसके रिटर्न के अंदर वो एज ए डिविडेंड आपको इनकम देते हैं। डिविडेंड की डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो क्या होता है? डिविडेंड इज अ पेमेंट मेड बाय कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स यूजुअली एज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दैट इज proportion of profit earned and allocate is payable to the shareholders yearly or whenever declared। मतलब जब भी कंपनी डिक्लेयर करे, और मोस्टली ईयरली होता है, वो अपने शेयर होल्डर्स को एज ए रिटर्न में आपको कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट देती है, उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। और इस इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, कितने तरह के शेयर्स होते हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होता है, वो नेक्स्ट चैप्टर में कवर होगा। आपको एज ए मैंने ब्रीफ अभी बताया है कि क्या क्या शेयर्स होते हैं, उनको एज ए रिटर्न में जो देते हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं। आपको डेफिनेशन अब तक समझ में आ गई होगी। अब अपन समझते हैं कि डिविडेंड कितने तरह के होते हैं, क्या क्या टाइप्स ऑफ डिविडेंड होता है। 2 टाइप्स होते हैं डिविडेंड के, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड। अब ये क्या क्या होता है इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड? फाइनल डिविडेंड क्या होता है? जैसे कंपनी किसी फाइनेंशियल ईयर में है, सपोज फाइनेंशियल ईयर भी जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है
उसकी अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर 2021 की बात करते हैं, 2021 में अगर इस फाइनेंशियली एंड में जब अगर कंपनी कुछ डिविडेंड डिक्लेयर करती है कि हमें इस फाइनेंशियल पूरे पूरा 2021 के लिए मुझे कुछ डिविडेंड देना अपने शेयर होल्डर्स को, उसको कहते हैं फाइनल डिविडेंड। अगर कंपनी इस फाइनेंशियल ईयर के बीच में ही कभी अगर अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देना चाहती है तो उसको कहते हैं इंटरिम डिविडेंड। फाइनेंशियल ईयर एंड के अंदर होता है तो क्या होता है फाइनल। अगर किसी बीच में अगर आप कभी भी कंपनी का कोई डिविडेंड देना चाहते हैं तो उसको कहते हैं इंटरिम डिविडेंड। एंड में मतलब कब क्या हो गया, जैसे अपने डेफिनेशन पढ़ते हैं, अगर इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर करते हैं डिविडेंड बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, सच डिविडेंड इज नोन एज इंटरिम डिविडेंड। मतलब एनुअल एजीएम जब कब होती है, जब फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है, उसके जब एजीएम के अंदर जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है उससे कहते हैं फाइनल, और टू एजीएम के बीच में होता है तो उसको कहते हैं हम इंटरिम। जैसे फाइनल के अगर अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं तो क्या है, व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर एट द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी इट इज़ नोन एज फाइनल डिविडेंड। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन समझ में आई कि अगर आपके फाइनेंशियल एंड में अगर डिक्लेयर हुआ वो फाइनल डिविडेंड, अगर वो कभी बीच में डिक्लेयर हुआ उसको कहेंगे हम इंटरिम डिविडेंड। इसके डिफरेंस और अपन देखते हैं, क्योंकि ये टेबल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके इस चैप्टर में रहेगा, क्योंकि इस टेबल में से काफ़ी एमसीक्यू आपके हो सकता है कि इसमें एमसीक्यू आ जाए, क्योंकि इस पूरी टेबल में काफ़ी लॉजिकल चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट बातें कही हुई है। आप सेबी ग्रेड ऑफिसर बनने जा रहे हैं, जो सेबी का मेन काम ही ये होता है कि सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करती है, उस सिक्योरिटी मार्केट से ही रिलेटेड अपना चैप्टर यह है डिविडेंड चैप्टर, कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं उनको एज ए रिटर्न में जब डिविडेंड मिलता है, तो ये जो टर्मिनोलॉजी दी हुई है इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, ये आपको मस्ट है, आपके आनी चाहिए आपको। तो जैसे कि हमने डेफिनेशन आपको मैंने बताई दी कि इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, दो फाइनेंशियल ईयर के मिड में अगर कुछ डिक्लेयर करा तो उसको इंटरिम डिविडेंड कहेंगे, अगर एंड में कर रहा तो उसको फाइनल डिविडेंड कहेंगे। अब ये क्या होता है कि जनरली प्रोसेस क्या होता है, मैं आपको एक बार प्रोसेस बता दूं, तो प्रोसेस ये होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी के होते हैं वो डिक्लेयर करते हैं डिविडेंड को। उस जैसे सपोज़ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला कि हम इस ईयर का डिविडेंड रखेंगे 10% का, ये प्रपोजल होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से। ये प्रपोजल किसके पास जाता है, एजीएम के अंदर, जहाँ पे शेयर होल्डर्स होते हैं जो कि कंपनी के ओनर्स होते हैं, जिनके लिए डिविडेंड दिया जाता है। उस शेयर होल्डर इस चीज़ को अप्रूवल करते हैं कि हाँ ठीक है, आपने जो ये 10% डिसाइड किया वो हमें मंजूर है, वो फाइनल डिविडेंड हमको 10% मिलना चाहिए, वो होता है। तो डिक्लेयर कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और अप्रूवल कौन देते हैं इसमें, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जैसे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने आपको डिक्लेयर किया है डिविडेंड, वो शेयर होल्डर उससे रेट से कम ले सकते हैं, उस रेट को बढ़ा कभी नहीं सकते। सपोज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला कि 10% हमने डिसाइड किया कि आपको एज ए फाइनल डिविडेंड देंगे, तो शेयर होल्डर ये नहीं कहेंगे कि नहीं हमें तो 15% चाहिए, हमें तो 11% चाहिए, हमें तो 20% चाहिए, वो नहीं हो सकता। आप उस रेट को कम जरूर कर सकते हैं शेयर होल्डर्स, लेकिन आप उस चीज़ को बढ़ा नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। ये होता है फाइनल डिविडेंड के केस में कि डिक्लेयर कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और उस चीज़ का अप्रूवल होगा एजीएम के अंदर शेयर होल्डर के द्वारा। ठीक है, वही चीज़ अगर इंटरिम डिविडेंड में क्या होता है कि डिक्लेयर कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और उसी चीज़ को अप्रूवल और पास भी कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्योंकि ये एजीएम के अंदर नहीं होता है। भी एजीएम के कभी बीच में फाइनेंशियल ईयर में कभी अगर डिक्लेयर करना होता है किसी कंपनी को, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही डिक्लेयर करेगा, और उसी को पास भी कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही। वो अगर फाइनल डिविडेंड के केस में डिक्लेयर करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और उसको पास करेगा शेयर होल्डर। ठीक है, समझ में आ गया आपको इस चीज़ को, कोई कन्फ्यूज़न नहीं, कोई हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। ठीक है, और रिवोकेशन मतलब वंस अगर आप एक बार किसी डिविडेंड को डिक्लेयर कर लेते हैं तो क्या होता है, फाइनल डिविडेंड के केस में क्या होता है, रिवोक कभी नहीं हो सकता। जैसे आपने कह दिया कि चलो मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कह दिया कि चलो मैं इस साल आपको फाइनल डिविडेंड दूंगा 10%, फिर एंड में आते आते जब पूरी मार्केट में, क्योंकि पूरा मार्केट जो बेस होता है न्यूज़ के बेस पर चलता है, आज चलो टाटा ने बोल दिया कि मैं आपको 10% डिविडेंड देने वाला हूँ, उस न्यूज़ के बेस पे ही पूरा शेयर मार्केट उसका बढ़ने लग गया, सब कुछ पॉजिटिव वाइब्स उसके शेयर्स को लेके आने लग गए सभी के पास,
उसकी ग्रोथ बढ़ने लग गई। फिर उसको पता चल गया चलो बेनिफिट मिल गया, मैं चलो रिवोक कर दूँ, चलो जो जो मैंने अनाउंसमेंट किया वो कैंसिल, अब मैं कुछ डिविडेंड नहीं देने वाला क्योंकि उसको बेनिफिट मिल गया उस चीज़ का, न्यूज़ का, उसके शेयर होल्डर्स को कह दिया उसने, अब मैं नहीं दूंगा। तो ये सबसे ज़्यादा इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनीज एक्ट ने ये रूल बनाया है कि अगर आपने फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है तो आप उसको रिवोक नहीं कर सकते, वो आपको देना ही देना है शेयर होल्डर्स को। तो वंस अगर आपने डिक्लेयर किया फाइनल डिविडेंड तो आपको देना है। लेकिन इंटरिम डिविडेंड के केस में क्या होता है कि इट कैन बी रिवोक, अगर बस उनको क्या लेना हो, कंसेंट ऑफ ऑल शेयर होल्डर्स। मतलब इंटरिम डिविडेंड अगर आपने कभी डिक्लेयर किया है तो वो रिवोक कर सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, लेकिन उसको शेयर होल्डर्स की कंसेंट लेना जरूरी है कि चलो हम जो इंटरिम डिविडेंड देने वाले थे वो आपको अभी नहीं देंगे। ये समझ में आ गया? तो ये चीज़ उस पूरी टेबल में मैंने बताई आपको कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट रहेंगे, कि इन दोनों की डेफिनेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन डिक्लेयर करता है, कौन पास करता है इसको, ये भी आपको आना चाहिए, कब डिक्लेयर होता है और इसका रिवोकेशन पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पर जब अपन आते हैं, अब अपना जो मेन आपको मैंने ये पूरा एक बेसिक बताया इस डिविडेंड चैप्टर का। अब जब सेक्शन नंबर जो अपन ने फर्स्ट डिस्कस किए थे, अब मैं उसके ऊपर आना चाहता हूँ, सेक्शन नंबर 123। सेक्शन नंबर 123 के अंदर क्या होगा कि सबसे पहले ये दिखाया हुआ है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड के लिए मतलब हो गया कि आज मैं डिविडेंड को कंपनी देना चाहती है, तो सबसे पहला पॉइंट ये आएगा कि डिविडेंड देगी कहाँ से, मतलब कंपनी के क्या क्या सोर्स हो सकते हैं कंपनी अपने डिविडेंड देने के लिए। सबसे पहले जो पॉइंट आता है होता है करंट ईयर्स प्रॉफिट। आज जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया इस साल का, आज मेरा प्रॉफिट है 50 करोड़, तो उस 50 करोड़ में से मैं कुछ परसेंटेज प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स को दूंगा। तो ये एक सोर्स हो सकता है कि आपने जो इस करंट ईयर में प्रॉफिट कमाया उसमें से आप निकाल के पैसा दे दीजिए। कभी ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी लॉस में जा रही है और लेकिन फिर भी वो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना चाहती है, तो कैसे दे सकते हैं कि आपने जो पुराने सालों में जो प्रॉफिट कमाया होगा उसको इकट्ठा किया होगा, उसको कहते हैं अपन रिजर्व्स एंड सरप्लस। हर साल में से सपोज मैंने जैसे अब मैंने आपको बताया करंट ईयर में 50 करोड़ कमाया मैंने, तो उसमें से कुछ मैंने शेयर होल्डर्स को दे दिया, बाकी का जो बच्चा मैंने अपनी कंपनीज के अकाउंट में रखा उसको कहते हैं रिजर्व। ऐसे अपने पुराने सालों में अगर कुछ रिजर्व्स है अपने पास तो उसमें से अगर हम भी दे सकते हैं, वो होता है आपका आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स, और इसको मैं भी कह सकते हैं रिजर्व में से भी आप डिविडेंड दे सकते हैं। और कभी ऐसा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो अपने गवर्नमेंट कंपनी को स्पॉन्सर करते हैं डिविडेंड देने के लिए, तो अगर वो ऐसा कुछ हो रहा है तो उनके पैसों से थ्रू भी आप डिविडेंड दे सकते हैं। तो क्या क्या 3 सोर्स हुए, करंट ईयर प्रॉफिट्स, लास्ट ईयर्स प्रॉफिट जो आप रिजर्व एंड सरप्लस, एंड लास्ट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट या अपने गवर्नमेंट के थ्रू अगर किसी ने स्पॉन्सर हुआ, तो ये आपके सोर्स ऑफ डिविडेंड हो गए। नेक्स्ट अपन आते हैं कि जैसे अपन ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है, तो अब उसके अंदर क्या होता है कि ट्रांसफ़र टू रिजर्व। सपोज आज मैंने अपने करंट ईयर प्रॉफिट के थ्रू मैंने करंट ईयर में बोला कि मैं 10% मतलब मैं 10 लाख का डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दूंगा। तो पहले क्या होता था कि जैसे कुछ परसेंटेज अमाउंट आपको रिजर्व में भी ट्रांसफ़र करना होता था, कि आज मैं 10 लाख का डिविडेंड दे रहा हूँ तो मुझे 10 लाख का रिजर्व भी अलग से बनाना पड़ता था कि चलो ठीक है मैंने अपना रिजर्व भी बनाया। ये पहले हुआ करता था, लेकिन अब अमेंडमेंट आ चुके हैं, सब कुछ कंपनीज एक्ट अमेंड हुआ है, उसके अंदर अब ये कंपनी के ऊपर छोड़ दिया है कि आप कंपनी चाहती है अगर अलग से रिजर्व बनाना तो वो बना सकती है। ऐसा उन पर कोई कंपलसरी कोई प्रोविज़न नहीं डाला है कि चलो आप रिजर्व में डालो, ये पहले हुआ करता था, अब वो अमेंड हो चुका है। अब ये कंपनी के ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि अगर कितना रिजर्व डालना चाहती है। ठीक है, अब इसी चीज़ अब जैसे अब आपने डिपॉजिट अमाउंट ऑफ डिविडेंड, मतलब अब कंपनी को जब भी इसने डिक्लेयर किया है, कब जब फाइनल हो चुका है उसके विदिन 5 डेज आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट के अंदर आपको पैसा डिपॉजिट कराना कंपलसरी होता है। ये बिल्कुल उनके लिए विदिन द 5 डेज आपको कराना। आज मैंने डिक्लेयर हो चुका है कि चलो आज 1 जनवरी को मैंने ये डिक्लेयर कर दिया कि डिविडेंड होने वाला है और सब कुछ अप्रूवल हो गया, उसके विदिन 5 डेज मैंने एक सेपरेट बैंक अकाउंट में मुझे डिपॉजिट कराना है, और इस 5 डेज में डिपॉजिट करवाना। ये आपका एक प्रोसेस होता है, छोटा सा प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं पेमेंट ऑफ डिविडेंड। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इस टॉपिक में कि ये जो 5 डेज वाला जो प्रोविज़न है ये गवर्नमेंट कंपनी को एप्लीकेबल नहीं होता है, जहाँ कंपनी का पूरी 100% एंटायर पेड अप शेयर कैपिटल किसके कौन होल्ड करता है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट
और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है तो ये वाला प्रोविज़न उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी तो उसके लिए मस्ट से ये चीज़ फॉलो करना है कि उसको विद इन द 5 डेज आपको सेपरेट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराना है। एक बात मैं आपको यही बता देता हूँ कि अगर आप 5 डेज में डिपॉजिट नहीं कराते तो क्या होगा, आपका माइंड में क्वेश्चन जरूर आया होगा। तो आपको पेनल्टी लगेगी 18% की। 18% की आपको पेनल्टी लगेगी। 18% ऑफ इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, कब से देना पड़ेगा? अगर आपको 5 डेज अगर आपको डिपॉजिट कराना था, नहीं कराया तो आपका 18% का पेनल्टी प्रोविज़न आपका रहेगा। पेनल्टी प्रोविज़न भी अपन आगे अच्छे से पढ़ेंगे। मैंने आपको आपके माइंड में अगर क्वेरी है तो उसके लिए आंसर के लिए यहाँ बता दिया। 18% की आपकी क्वेरी पेनल इंटरेस्ट लगेगा। फिर हम देखते हैं कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड कैसे होगा। आज मैंने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, सब कुछ हो गया। अब मैंने जब शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दूंगा वो किस तरह से दे सकता हूँ? जैसे पेबल इन कैश भी हो सकता है, शेयर होल्डर को कैश दे सकते हो, चेक दे सकते हो, वारंट दे सकते हो और इलेक्ट्रॉनिक मोड दे सकते हो। अब इस चीज़ से अपन क्या पता चलता है, कैश दे चेक में भी ऐसा है कि पोस्ट डेटेड चेक नहीं दे सकते हो आप। ऐसा नहीं कह सकते कि यार अभी मेरे पास चलो आज के मैं चेक दे रहा हूँ आपको, 2 महीने बाद का चेक है ये, उसके बाद लगा लेना। ऐसा नहीं होगा। चेक आपको एट प्रेजेंट डेट का ही देना होगा, उसी को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मोड। आज अब सब चीज़ डीमेट अकाउंट में होती है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक मोड सबसे ज़्यादा प्रीफर किया जाता है हर कंपनी के थ्रू कि आप जो आप बैंक डिटेल दी वो ऑटोमेटिक आपके उस बैंक अकाउंट में चला जाता है। आपको वारंट दे सकते हैं, वारंट भी आप चलता है कि आपको एक वारंट दिया जाएगा, उस वारंट से आप अपने बैंक अकाउंट में डालेंगे तो आपके पास वो अमाउंट आ जाएगी। अब क्या क्वेश्चन आता है कि क्या आप डिविडेंड किसी काइंड में दे सकते हो? कैश में तो दे सकते हो, किसी काइंड में दे सकते हो। जैसे कोई TCS है, अब TCS अब वो कह दे कि मैं तो बिस्किट भी बनाती हूँ, लो मैं डिविडेंड, अभी कैश लिक्विडिटी नहीं है मेरे पास, लो सब शेयर लो, उसको बिस्किट ले लो, बिस्किट ले लो, बिस्किट ले लो। कोई तनिष्क ज्वेलर वाला है, वो अगर डिविडेंड देना चाहता है तो लो मैं गोल्ड ले लो, गोल्ड की ले लो, गोल्ड ले लो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। डिविडेंड कभी भी काइंड में पॉसिबल नहीं है। डिविडेंड आपको कैश, चेक, वारंट या इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही देना कंपलसरी है। ठीक है। पेबल टू किसको देंगे? जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर होगा, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर ही आपको डिविडेंड देगा। जिसका नाम आपका मेंबर ऑफ लिस्ट में होगा, जो शेयर होल्डर्स कंपनी के अंदर रजिस्टर होगा, उसको आप डिविडेंड देंगे, या उसके किसी ऑर्डर पे देंगे, या तो उसके बैंक अकाउंट में देंगे। ये आपके अंदर आ गया। निधि कंपनी में क्या लिखा हुआ है? एनी डिविडेंड पेड इन कैश मे बी पेड बाय क्रेडिटिंग द सेम टू द अकाउंट ऑफ द मेंबर if the dividend is not claimed within the 30 days from the date of the declaration of dividend। अगर डिविडेंड उन्होंने डिक्लेयर किया, उसके 30 डेज़ के अंदर किसी मेंबर ने क्लेम नहीं किया उसका डिविडेंड, तो वो उसके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये निधि कंपनी में लिखा हुआ है। तो मैं एक बार फिर गो थ्रू कर लेता हूँ कि अभी तक अपन ने सेक्शन 123 में क्या पढ़ा। सेक्शन 123 में अपन ने पढ़ा कि ये जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है कहाँ से डिक्लेयर होता है, करंट ईयर प्रॉफिट, पास्ट ईयर प्रॉफिट, या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू अगर स्पॉन्सर हुआ तो वो हो सकता है। ट्रांसफ़र टू रिजर्व कंपनी के कंपनी को डिसाइड करके करना नहीं करना है। 5 दिन के अंदर डिपॉजिट करना कंपलसरी है उनको सेपरेट बैंक अकाउंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट का एप्लीकेबल नहीं होता है। पेमेंट और डिविडेंड कैसा रहेगा, तो कैश, चेक वगैरह, और किसको देंगे? रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स को देंगे, और निधि कंपनी का अपन ने पढ़ा। अभी तक अपन ने ये पढ़ा। अब नेक्स्ट सेक्शन क्या होता है? अनपेड डिविडेंड अकाउंट। ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, और कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन या अपने टेलीग्राम चैनल में बताना, तो मैं आपको और क्लियर करने का ट्राई करूँगा। इसमें आप ध्यान से सुनिए क्या होता है कि अनपेड डिविडेंड अकाउंट। आज मैंने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया कि जैसे डिविडेंड डिक्लेयर किया उसके विदिन 5 डेज़ आपको क्या करना पड़ता है? 5 डेज़ आपको एक सेविंग अकाउंट में, अलग से सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ता है, ठीक है। और जब डिक्लेयर किया उसी के 30 डेज़ के अंदर आपको उस डिविडेंड को पेड भी करना होता है। कि आज मैंने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो उसके विदिन 30 डेज़ हर एक शेयर होल्डर्स को आपकी तरफ से पेमेंट चला जाना चाहिए विदिन 30 डेज़। और 30 डेज़ के अंदर अगर पैसा नहीं गया वहाँ पे, डिविडेंड का अगर 30 डेज़ के अंदर पेमेंट नहीं गया है, या किसी ने क्लेम नहीं किया आपका, जैसे आपने कोई शेयर होल्डर्स होते हैं, काफ़ी शेयर होल्डर्स होते हैं जो पुराने शेयर्स होते हैं, अब आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है, सब कुछ आपने अपने सेपरेट बैंक अकाउंट में भी डिपॉजिट करा दिया 5 दिन के अंदर अंदर,
और आप देना चाहते हो डिविडेंड, लेकिन किसी ने क्लेम ही नहीं किया कि मैं कोई क्लेम करने आया ही नहीं, या आपने वारंट दे दिया किसने, या आपने चेक दे दिया उसके पोस्ट ऑफिस से भेज दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन किसी ने चेक लगाया ही नहीं, क्लेम ही नहीं किया, तो क्या होगा? तो आपको ये रहेगा कि विद इन द 7 डेज आपको एक अलग से अकाउंट में डिपॉजिट करवाना है, जिसका नाम, बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना है जिसका नाम रहता है अनपेड डिविडेंड अकाउंट। क्या नाम रहता है? अनपेड डिविडेंड अकाउंट विद इन द 7 डेज। क्या प्रोसेस हुआ अभी तक? डिक्लेयर किया है, 5 दिन के अंदर सेपरेट बैंक अकाउंट में डालना है। जब से डिक्लेयर किया तभी से ही आपको 30 डेज काउंट होगा। ऐसा नहीं कि 30 डिक्लेयर किया उसके 5 दिन, फिर 5 दिन के बाद 30 डेज। ये भी याद रखिएगा, जब डिक्लेयर किया है उसी की 30 डेज के अंदर अंदर आपको सब शेयर होल्डर्स को पेमेंट करना है डिविडेंड का। और अगर उसके बावजूद अगर किसी ने क्लेम नहीं किया या अनपेड रहा, तो उसके विद इन द 7 डेज, जैसे 30 डेज ख़त्म होते हैं, उसके विद इन द 7 डेज आपको एक अलग से अकाउंट खुलाना है, अलग से सेपरेट बैंक अकाउंट खुलाना है, जिसका नाम रहेगा अनपेड डिविडेंड अकाउंट। ठीक है, उसमें अमाउंट को आपको सारा ट्रांसफ़र करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो कितना परसेंट रहेगा? 12%। 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट की पेनल्टी है। जब मैं 5 डेज़ की बात कर रहा था, जब ये 30 डेज़ की बात कर रहा था, जब कितना परसेंटेज बताया मैंने? 18%। और यहाँ कितना परसेंट रहेगा? अगर आपने अनपेड डिविडेंड अकाउंट में डाला तो 12%। ठीक है, 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये रहेगा। और इस अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर कितने सालों तक ये पैसा पड़ा रहेगा? कि आप 7 साल तक आपका पैसा पड़ा रहेगा यहाँ पर, 7 साल तक इस अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। अगर आप सपोज कि 1 साल नहीं आए, 2 साल नहीं आए, 3 साल नहीं आए, चौथे साल आपकी नींद खुली और आप मेरा 4 साल का डिविडेंड बाकी है, तो आप डिविडेंड कंपनी के पास जाओगे तो उस अनपेड डिविडेंड अकाउंट के थ्रू आप क्लेम कर सकते हो। अगर ऐसा होता है कि 7 साल तक भी आपका पैसा आप मांगने ही नहीं आए, कोई ऐसा शेयर होल्डर होगा जो भूल ही गया कि उसने कभी शेयर भी लिया था उसका, वो भूल ही गया, सब कुछ भूल गया, तो अगर 7 साल तक भी आप अगर पैसा नहीं मांगने आते हो तो वो ट्रांसफ़र किस में हो जाएगा? ट्रांसफ़र टू IEPF। इस IEPF अकाउंट के अंदर आपका अनपेड क्लेम, डिविडेंड अकाउंट और आपका इंटरेस्ट अमाउंट जो भी रहेगा वो सब कुछ इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा 7 साल के बाद। ठीक है, तो ये आपको प्रोसेस समझ में आया क्या था ये? कि सबसे पहले कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, उसके 5 दिन के अंदर तो उसने एक सेपरेट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया उस डिविडेंड अमाउंट को, और उसके 30 डेज़ के अंदर अंदर आपको सब शेयर होल्डर्स को पेमेंट उसने ट्राई किया कि सबके पास पैसा चला जाए। फिर उसके अंदर अगर किसी ने पैसा क्लेम नहीं किया हो तो उसके 7 दिन के अंदर अंदर उसके अनपेड डिविडेंड अकाउंट, एक सेपरेट अकाउंट खुला के उसके अंदर ट्रांसफ़र किया, और उस अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर 7 साल तक उसके अंदर पैसा रहा। 7 साल तक भी अगर कोई पैसा क्लेम करने नहीं आया तो उसको IEPF अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, ये आपका प्रोसेस रहता है। अब ये जो 7 साल का पीरियड है, तो अब इसके अंदर एक और पॉइंट आता है कि 90 डेज़ वाला पॉइंट, कि आपने जो 30 डेज़ के अंदर आपने कहा कि चलो मैंने क्लेम कर दिया, सब जो क्लेम किया उसको सबको पैसा दे दिया। अब जो इसने क्लेम नहीं किया तो इसकी पूरी एक लिस्ट, आपको एक स्टेटमेंट बनाना है कि उसका क्या एड्रेस, सब कुछ उसके नाम का एड्रेस लिस्ट बना के आपको क्या करना है कि आपकी वेबसाइट पे भी डालना है, और आपकी वेबसाइट अप्रूव है गवर्नमेंट फॉर द पर्पस। तो इस पर्पस के लिए जो गवर्नमेंट ने कुछ वेबसाइट्स बनाई होती है उसके ऊपर भी अपलोड करना है, और अपनी खुद की कंपनी की वेबसाइट पे भी अपलोड करना है उस लिस्ट ऑफ मेंबर की जिसने आपका डिविडेंड क्लेम नहीं किया, ताकि जो अगर कोई बंदा है कोई जिसने इन्वेस्ट किया हुआ है, कुछ को अगर बाय चांस किसी को नहीं पता चला या उसकी साइट को विजिट करता है तो मे भी उसको पता चल जाए कि चलो अच्छा मेरा डिविडेंड डिक्लेयर है, मेरा पेंडिंग है, ऐसे सब कुछ करके, तो उसकी सारी डिटेल उसको 90 डेज़ के अंदर आपको उसकी वेबसाइट पे अपलोड करनी है। ठीक है, तो आप इस डेज़, नंबर ऑफ डेज़ में कंफ्यूज मत होना, उस पूरी टेबल को अच्छे से पढ़ना, हो सके तो आप खुद के हैंड रिटन नोट्स भी बनाना, या इसका कुछ प्रिंट आउट ले लेना, या जैसा भी आपको सही लगे आप उस पर खुद के भी कुछ ना कुछ साइड बाई साइड लिखे जाना, क्योंकि काफ़ी सारे पॉइंट है जो मैं एक्स्ट्रा भी बोल रहा हूँ, तो आप उसके साइड बाई साइड लिखते भी जाना था कि MCQ फॉर्मेट में आपका पेपर होगा, तो आपको कभी भी कुछ भी पूछ लेंगे कि 30 डेज़ क्या होता है, कहाँ से काउंट होता है, 7 डेज़ कहाँ से काउंट होता है, 12% कब इंटरेस्ट लगता है, 18% कब लगता है, तो वो सब चीज़ें आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो अनपेड डिविडेंड अकाउंट हो गया अपना। उसके बाद आपका ये वैसे तो पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया, ये लास्ट टॉपिक रहेगा अपना। इस टॉपिक ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, उससे पहले मैं आपको एक सेक्शन की लिस्ट बताता हूँ। हाँ, तो अपन ने क्या किया, 123 पढ़ लिया है, 124 पढ़ लिया है कि 124 अनपेड डिविडेंड अकाउंट क्या होता है, किसमें कितना कितना अमाउंट जाता है। ठीक है, उसके बाद मैं अगर आपको बताऊँ कि अब इसके बाद ये 3 सेक्शन क्या थे, 125 ये जो IEPF अकाउंट मैंने आपने बताया कि 7 साल तक अगर आप पैसा नहीं ट्रांसफ़र करते हैं
तो IEPF अकाउंट में चला जाता है। IEPF अकाउंट फंड क्या होता है, इसके अंदर एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करती है। इस फंड के अंदर जो जो पैसा आता है वो पूरा इन्वेस्टर को एजुकेशन करना, इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन करना, इन्वेस्टर को पूरा और अपनी नॉलेज के बारे में बताना, उसके राइट्स के बारे में बताना, उनके बेनिफिट के बारे में बताना। इस फंड का मेन मोटिव ही ये होता है। तो जो जो इसी मोटिव ये यूटिलाइज़ क्या क्या करता है, ये अमाउंट को यूटिलाइज इसी तरह से करता है कि किसी को एजुकेशन कैसे करना, अपने इन्वेस्टर्स को स्टॉक मार्केट में कैसे अपना सभी पब्लिक को एजुकेट करना, तो उनके राइट्स के बारे में बताना। तो एक पूरा इस फंड का मोटिव ये होता है। एक अमेंडमेंट और आया था इसके अंदर, जैसे मैंने आपको ये बताया अनपेड डिविडेंड अकाउंट का, जो मैंने अभी आपको बताया, उसके अंदर एक अमेंडमेंट और था। क्या अमेंडमेंट था कि जो 7 साल का मैंने अमाउंट बताया है कि 7 साल, जैसे आज कोई बड़ा सेलिब्रिटी, जैसे अपन एग्जांपल ले लेते हैं शाहरुख खान, ठीक है, उस शाहरुख खान है, उसके पास तो टाइम ही नहीं है सब कुछ चीज़ें देखने का। उसने सपोज किसी टाटा मोटर्स के अपने शेयर्स ले लिए, टाटा मोटर्स के 1 लाख के शेयर्स उसने ले रखे। उस 1 लाख के शेयर्स को तो वो भूल ही गया कि मैंने कभी टाटा मोटर्स में डाले थे। तो 1 साल वो नहीं आया, 2 साल नहीं आया, 3 नहीं आया, 4 नहीं आया, 5 नहीं आया, 6 नहीं आया, 7 नहीं आया, 7 साल कंटिन्यू वो आया ही नहीं डिविडेंड लेने, क्योंकि वो पता चल गया उसका डिविडेंड कितना था, 1 लाख का था। 1 लाख का तो उसका शेयर था। उस 1 लाख के शेयर पर अगर 10% डिविडेंड वो बना रहा है तो 10,000 हो जाता। वो 10,000 को 10,000 डिविडेंड होता। वो 10,000 डिविडेंड वो साल भर में एक 10,000 10,000 10,000 10,000, तो वो सोचा 10,000 तो मेरे लिए छोटी अमाउंट है, शाहरुख खान आदमी हो तो वो बोल लेने ही नहीं आता, लेने नहीं आया, लेने, और 7 साल तक कंटिन्यू लेने नहीं आया। तो अब उसका क्या होगा, तो 10,000 तो उसका हर साल 7 साल बाद क्या होगा, डिविडेंड अमाउंट पूरा कहाँ चला जाएगा, IEPF अकाउंट के अंदर चला जाएगा। डिविडेंड अब अमेंडमेंट क्या आ गया, डिविडेंड के साथ 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 आपका शेयर कैपिटल का जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो भी IEPF अकाउंट में चला जाएगा। समझे आप? वो ले, जैसे अब मैंने हर साल मैंने डिविडेंड नहीं लिया, 7 साल तक मैंने डिविडेंड नहीं लिया, तो आपका डिविडेंड तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन आपका शेयर कैपिटल जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो भी IEPF अकाउंट में चला जाएगा। ये एक नया अमेंडमेंट और सबसे खतरनाक अमेंडमेंट आया था। लेकिन इसके अंदर क्या लैंग्वेज क्या लिखी हुई है, 7 साल कंटिन्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ कि चलो पहला नहीं आया, दूसरा नहीं आया, तीसरा नहीं आया, चौथे साल में मैंने ले लिया, फिर 5वां छठा 7वां नहीं, कंटिन्यू 7 साल में अगर आप पैसा लेने नहीं आते हो, अपने डिविडेंड का क्लेम नहीं करते हो, तो आपका डिविडेंड के साथ साथ आपका शेयर का कैपिटल, शेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी IEPF अकाउंट में चला जाएगा। तो कभी आपके घर में अगर कुछ ऐसा हो गया, छोटा मोटा शेयर है, छोटा मोटा डिविडेंड आते हो कि मेरा 100 रुपये का डिविडेंड ही आ रहा है, 100 रुपये का चेक लेके मैं कहाँ बैंक में जाऊँ, तो शर्माने का नहीं, सीधा सीधा जाने का बैंक में विड्रॉल करवा लेने का। ऐसे 100 करके करके अगर आपने नहीं करवाया विड्रॉल, आपने डिपॉजिट डिविडेंड का क्लेम नहीं किया, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो भी IEPF अकाउंट में चला जाएगा। तो अब से जो भी हो, और छोटा मोटा डिविडेंड भी आ रहा हो, तो फटाफट जाके बैंक में शर्माने का नहीं, आखिर झुका के बैंक वाले को कहने का मेरे को 100 रुपये चाहिए। वो चाहे जितने ही हंसे, कितने कुछ भी बोले कि 100 रुपये लेने आया, लेकिन क्या करने का है, डिविडेंड ले आने का है, क्योंकि वरना नहीं लाया तो क्या होगा, अपना शेयर कैपिटल अकाउंट भी IEPF अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा अमेंडमेंट था जो मुझे लगा आपको बताना चाहिए, कभी इसके पे भी MCQ बन सकता है। तो अब अपन ने देखा क्या क्या देख लिया है, 3 सेक्शन आपके कंप्लीट हो गए। 126 के अंदर क्या लिखा हुआ है, इसकी जो हेडिंग ही है इसके अंदर मेन, इसमें आपको पता चल जाएगा कि राइट ऑफ डिविडेंड क्या होता है, राइट ऑफ शेयर्स बोनस शेयर टू बी हेल्ड इन एबेंस पेंडिंग रजिस्टर ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर। सपोज क्या होता है, कभी कभी शेयर ट्रांसफ़र होता है, एक आदमी से दूसरे आदमी के पास जा रहा है। सपोज X ने अपना शेयर ट्रांसफ़र किया Y को, ठीक है। अब जब वो ट्रांसफ़र चल ही रहा था, उसके बीच में कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, तो अब वो कौन डिविडेंड लेगा, X लेगा Y लेगा। अब ये कंपनी को भी नहीं पता किसको देना, X को देना Y को देना। तो अब क्या करती है कंपनी, अपने हाथ में ही वो डिविडेंड अभी होल्ड कर लेती है कि मेरे अब अभी डिविडेंड जो मैं देने वाली हूँ अभी आपको नहीं दूंगा, मैं अपने अकाउंट में अबेंस रख लूँगी, मतलब अपने हाथ में होल्ड कर लूँगी। जब आपका फाइनल हो जाएगा कि मेरे को X को देना है, Y को देना है, तो मैं उस कंपनी को, उस बंदे को बाद में डिविडेंड दे दूँगी। तो ये चीज़ एक प्रोसेस होता है कि या कुछ भी अगर आपके दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा हो, कि अब जॉइंट अकाउंट है इन दोनों का, और जॉइंट अकाउंट में आपको डिविडेंड मिल रहा है, तो आपका इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया, तो वो कंपनी अपने पास अपने होल्ड कर लेगी। तो जब डिस्प्यूट रिजोल्व होगा, तब जब इसके अकॉर्डिंग उसको पैसा दे देगी। तो इस सेक्शन के अंदर वो लिखा हुआ है। और पनिशमेंट मैंने जो आपको बताया कि 2 पनिशमेंट आपको बताया, 18% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट का पनिशमेंट था, एक आपका 12% का आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट का पनिशमेंट था। क्या था कि अगर आप
डिक्लेयर करते हो उसके 5 दिन के अंदर आपको डिपॉजिट करना, 30 दिन के अंदर आपको सभी को पेमेंट कर देना शेयर होल्डर्स को डिविडेंड। अगर नहीं किया तो क्या है 18% का आपको इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ेगा। उसके बाद एक और जब था कि आपने अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर आपको 7 दिन के अंदर ट्रांसफ़र करना है। अगर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में नहीं किया तो आपका कितना 12%, ये आपका पनिशमेंट हुआ। ठीक है, अब ये लास्ट टॉपिक रहेगा अपना इसके अंदर, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आपको आप समझ लीजिएगा कि एज अ प्रैक्टिकल, या आप कंपनी लोग के अंदर एज अ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन कर रहे हो कि आप किसी एमसीक्यू में अगर से भी चाहता है कि इसको हम प्रैक्टिकली टेस्ट करना चाहते हैं तो ये इस चीज़ के अंदर, इस स्लाइड्स के अंदर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार वो दिखाना चाहता हूँ। कि डिविडेंड अपन ने, मैंने आपको बताया कि कहाँ से क्या क्या सोर्स हो सकता है। तो करंट ईयर प्रॉफिट से दे सकता है तो इसके लिए कोई इशू नहीं। आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर, मतलब क्या हुआ कि आपने करंट ईयर में आपके पास पैसा ही नहीं है, आज मैंने कमाया ही 100 रुपये और मैं कहता हूँ कि मैं बड़ा दिलदार आदमी हूँ, मैं तो आप 100 रुपये कमा रहा हूँ लेकिन मैं तो अपने इन्वेस्टर को 150 रुपये दूंगा। भाई जब कंपनी एक्ट बोलती है जब तुम खुद ही नहीं कमा पा रहे हो इस ईयर में तो तुम अपना इतना क्यों दानवीर बन रहे हो, तुम अपने इन्वेस्टर्स को 150 रुपये क्यों दे रहे हो। तो वो कहता नहीं नहीं हम तो इन्वेस्टर को 150 रुपये देंगे। तो भी फिर कंपनी बोलती है ठीक है आप डिविडेंड को जो डिविडेंड देना चाहते हो इसके लिए, लेकिन आपको रूल 3 की कंडीशन भी मैच करनी पड़ेगी। रूल 3 में कितनी कंडीशन दे रखी है, 4 कंडीशन दे रखी है आपको। उस 4 कंडीशन को अगर आप सेटिस्फाइड करते हो तो आप आपका डिविडेंड दे सकते हो। ठीक है, तो अब इस 4 कंडीशन को मैं देखता हूँ कब एप्लीकेबल होगी, आपको समझ में आ गया ना। अगर मेरे करंट ईयर में लॉस है या फिर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है कि आज मैं डिविडेंड जितना देना चाह रहा हूँ उतना मेरे पास प्रॉफिट नहीं है इस करंट ईयर में, तो आपको रूल 3 की 4 कंडीशन को सेटिस्फाइड करना ज़रूरी है। उससे ज़्यादा आप डिविडेंड नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो अगर आपका प्रॉफिट है और आपको उससे कम से अगर डिविडेंड देना चाहते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप नॉर्मली जितना देना चाहते हो उतना दे सकते हो। लेकिन रूल 3 कब लगता है, अगर आपके पास करंट ईयर में लॉस है या फिर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो आपको रूल 3 की 4 कंडीशन लगती है। 4 कंडीशन क्या होती है, सबसे कंडीशन क्या, मैं इस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे इस साइड में जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, कंपनी हैज़ पेड अप कैपिटल, उसकी 300 लाख की कैपिटल है, 200 लाख का रिजर्व सरप्लस है। लॉसेस क्या है उसके 30 लाख, इस करंट ईयर लॉस कितना हुआ, उसको करंट ईयर में 30 लाख का लॉस हुआ अपन नहीं मानते, और उसने पास्ट 3 ईयर में इतने परसेंट्स के डिविडेंड दिए। तो अब ये पूछ रहा है कि मैं बताओ अब मेरे लॉस होने के बावजूद भी मैक्सिमम डिविडेंड कितना दे सकता हूँ। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं अपन मैक्सिमम डिविडेंड कितना दे सकते हैं। मैक्सिमम डिविडेंड दे सकते हैं, सिर्फ फर्स्ट कंडीशन क्या दिखा हुआ है कि रेट ऑफ डिविडेंड किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो इसके रेट ऑफ डिविडेंड 1, 2, 3 मतलब जो पास्ट 3 ईयर के जो इसने डिविडेंड दिए हुए उसका एवरेज करना है, उससे ज़्यादा आप रेट ऑफ डिविडेंड नहीं दे सकते। अपना पास्ट कितना ईयर, लास्ट 1 में 9%, 10%, 11%, इन तीनों का आपको प्लस करके डिवाइड बाय 3 मतलब इसका एवरेज, तो एवरेज कितना बैठता है इसका 10%। तो इसके अकॉर्डिंग अपना कितना आया मैक्सिमम 10%। ठीक है, ये 10% आपको मैक्सिमम आ गया एज पर कंडीशन 1। अब कंडीशन चलो 1 तो देख ली, 2 के पास जाते हैं तो क्या बोलता है कि टोटल अमाउंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब क्या, वो रिजर्व सरप्लस। ओके, तो कितना आप विड्रॉल कर सकते हो, 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। पेड अप शेयर कैपिटल कितना है 300, रिजर्व सरप्लस कितना है 200, तो टोटल कितना हुआ 500। अब ये लिख के रहा है 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, तो पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, तो इन दोनों का कितना है 500। तो ये 500 इंटू इसका 1/10 कितना हो गया 50। ठीक है, तो आप मैक्सिमम इस रूल 2 के अकॉर्डिंग कितना आया आपका 50 लाख। ठीक है, ये परसेंटेज है और ये लैक्स में अमाउंट में, ये याद रखना। तो रूल 2 के अंदर अकॉर्डिंग आया कि आप 50 लाख से ज़्यादा इसमें विड्रॉल नहीं कर सकते रिजर्व सरप्लस से। ये सेकंड चीज़ आ गई आपके पास। और प्लस हाँ, ये लिखा है ड्रोन अमाउंट टू बी फर्स्ट यूटिलाइज टू सेट ऑफ द लॉस इन द करंट फाइनेंशियल ईयर इन विच डिविडेंड इज डिक्लेयर। अब आपने जो 50 लाख लाया ना, उसमें से आपको सबसे फर्स्ट तो आपको डिक्लेयर जो अपने करंट ईयर का लॉस है उसको सेट ऑफ करना है। 50 लाख में से 30 लाख अब गया, अब कितना बचा मेरे पास 20 लाख। ठीक है, अब 20 लाख मैक्सिमम अमाउंट का आप डिविडेंड दे सकते हो। अब
ये सही है ना कंडीशन। अब आपके जो करंट ईयर में लॉस से पहले आप उसको सेट ऑफ करोगे ना, कि आज मैंने जो पहले लॉस किया, पहले मैं उसको पास्ट ईयर के जो प्रॉफिट में से पहले उसको सेट ऑफ करता हूँ, उसके पास जो बचेगा वो अमाउंट को मैं डिविडेंड दूंगा। तो ये रूल ही बनाया कि 1/10, सबसे पहले आपको 1/10 ऑफ द पेड ऑफ शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व करना है। उसके 1/10 आपको निकालना है, जो 1/10 आया उसमें से पहले आपको करंट ईयर का लॉस सेट ऑफ करना है। उसके बाद जो बचा वो आपका मैक्सिमम डिविडेंड अमाउंट हो सकता है। रूल 3 भी आया आपको। फिर लास्ट आपकी कंडीशन क्या बोलती है, बैलेंस ऑफ द रिजर्व कितना, मतलब जो रिजर्व में जो आपका इसके बाद जो बैलेंस बचेगा, जैसे कोई 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल से कम नहीं होना चाहिए। मतलब जो रिजर्व सरप्लस में आपका अमाउंट है, कितना अमाउंट है आपका 200 लाख से, उस 200 लाख में से जो आप डिविडेंड के लिए निकालोगे, उसके बाद आपका रिजर्व सरप्लस एटलीस्ट आपका पेड अप शेयर कैपिटल का 15% होना चाहिए। पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है 300 का 15% कितना होता है 45 लैक्स। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया आपका कि आपके रिजर्व सरप्लस में एटलीस्ट 45 लैक्स तो होना चाहिए। तो आप कितना कर रहे हो, 200 में से आपने डिविडेंड के लिए कितना निकाला 20, तो आपका 180 बच रहा। तो आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही, तो आप मैक्सिमम डिविडेंड कितना दे सकते हो 20 लैक्स और 10% विच इज लोअर। समझ में आया आपको? समझ में आया। ये एक बार ये आप कंडीशन फिर से पढ़ना, क्या क्या कंडीशन है। रेट ऑफ डिविडेंड, फर्स्ट कंडीशन तो मेरे साथ सबको इजी लगी होगी, लास्ट 3 ईयर का जो प्रॉफिट होता है उसका एवरेज करना है। सेकंड भी आपको पता चल गया होगा कि मेरे को पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, इन दोनों का टोटल करके 1/10 आपको निकालना है। उस 1/10 में से आप जो निकालोगे उतना मैक्सिमम अमाउंट आप विड्रॉल कर सकते हो, लेकिन आपको पहले, उससे पहले आपको करंट ईयर का प्रॉफिट या करंट ईयर का लॉस जो होता है उसको सेट ऑफ करना। उसके बाद जो बचेगा अमाउंट वो आपके डिविडेंड के लिए आप एलिजिबल हो। फिर आपको देखना है कि जो मैंने रिजर्व में से पैसा निकाला है, उसके बाद जो बैलेंस रिजर्व वो एटलीस्ट 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल के बराबर तो रहना चाहिए मेरे पास रिजर्व, उससे ज़्यादा, उससे कम नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन है। इस 4 कंडीशन को एक बार देखना, रूल 3 को अच्छे से पढ़ना। उसके बाद ये जो मैंने जो आपको एग्जांपल दिया है उसके बाद खुद आप एक बार सोल्व करने की ट्राई करना। और हम इस चैप्टर के भी एमसीक्यू आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डालूंगा, तो आप कुछ टाइम एक बार पढ़ो आप इसको। उसके बाद कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर पूछना। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। कुछ पॉइंट और छोटे मोटे पॉइंट होता है, जैसे कोई मैं आपको 1-2 पॉइंट और बताना चाहता हूँ। जैसे अब जैसे सेक्शन 8 कंपनी होती है, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं, उसके लिए ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि सेक्शन 8 कंपनी के आपको डिविडेंड देना प्रोहिबिटेड होता है, सेक्शन 8। ठीक है, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपने सुना होगा उसको सेक्शन 8 कंपनी बोलते हैं, उसको डिविडेंड देना प्रोहिबिटेड होता है। क्यों होता है? क्योंकि कंपनी इस एक्ट, उसके पीछे क्या लॉजिक बताती है कि आप सेक्शन 8 कंपनी क्यों है, क्योंकि उसका आपको मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, आपका मोटिव कुछ और सोसाइटी के लिए कुछ करना है, कुछ ऐसा करना है, मोटिव आपको प्रॉफिट नहीं है। तो जो आप में जो आपको इन्वेस्ट कर रहे हैं वो उनका भी मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, तो आप उनको डिविडेंड मत दीजिए। जो आप खुद का जो आपका मोटिव है उसके अंदर आपका पैसा यूटिलाइज़ कीजिए। तो आपको सेक्शन 8 कंपनी है तो आपको डिविडेंड देना अलाउ नहीं है। ठीक है, और एक और कंडीशन है, जैसे आपका ये जो हमने रूल 1 बताया, इसके अंदर मैंने जो आपको बताया कि 3 साल का जो आपका प्रॉफिट रहेगा उसका आपको एवरेज करना है। इन केस अगर ऐसा होता है कि मेरे किसी पिछले 3 साल में भी मैंने किसी एक साल में डिविडेंड दिए ही नहीं, तो मैं उसको कैसे कंसिडर करूँगा, या किसी साल में मेरा लॉस हुआ है उसमें मैंने डिविडेंड नहीं दिया, तो मैं उसको किस तरह से, रेट को किस तरह से कंसिडर करूँगा। तो आपका जो रेट होगा उसके अंदर ये रूल फर्स्ट जो होगा वो एप्लीकेबल ही नहीं होगा। आपको जिस ईयर में आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो उसके लास्ट प्रीसीडिंग 3 ईयर ही लेने, ऐसा नहीं कि एक छोड़ के 3 ले लिया। उसके लास्ट प्रीसीडिंग 3 ईयर्स का एवरेज रेट लेके ही आपको इस कंडीशन को देखना होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। इसी तरह से आपका ये रूल फाइनल डिविडेंड के लिए था, उसी तरह इंटरिम डिविडेंड के लिए भी एप्लीकेबल हो जाता है कि इंटरिम डिविडेंड में कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। इंटरिम डिविडेंड के लिए आपको जस्ट ये चेक करना है कि जैसे आज पूरे फाइनेंशियल ईयर में जब 4 क्वार्टर होते हैं, मैं लास्ट 4th क्वार्टर के अंदर मैं डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो आपको ये देखना है कि जो इसके प्रीसीडिंग जो पुराना क्वार्टर है, जो क्वार्टर नंबर 3 है, ठीक है, उसके अंदर कोई लॉस या प्रॉफिट तो नहीं है। अगर आपको उसमें लॉस है तो आपको
डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड फ्री भी देना चाहते हो। वैसे तो कंपनीज कहती है आप जब करंट ईयर में लॉस है, अब क्वार्टर में लॉस हो, तो आप क्यों डिविडेंड देना चाह रहे हो? इससे अच्छा तो फाइनल डिविडेंड देख लेना अगर इस क्वार्टर में प्रॉफिट हो जाए। लेकिन उसके बावजूद भी आप चाहते हो नहीं नहीं हमें तो इंटरिम डिविडेंड ही देना है, मेरे को तो अभी की अभी देना है, मुझे रुका ही नहीं जा रहा, मेरे को इन्वेस्टर को पैसा देना ही देना है, तो फिर भी आप अगर देना चाहते हो तो आपकी जो वो कंडीशन है रूल 1 वाले की एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर, वो आपकी कंडीशन इसमें देखनी पड़ेगी इंटरिम डिविडेंड के केस। उससे ज़्यादा आप इंटरिम डिविडेंड नहीं दे सकते। अगर आपका पिछले क्वार्टर, आज क्वार्टर 4 में मैं अगर इंटरिम डिविडेंड दे रहा हूँ तो आपके लास्ट क्वार्टर को आपको चेक करना है, क्वार्टर नंबर 3 को देखना है। उस क्वार्टर नंबर 3 में अगर आपका प्रॉफिट है तो आप दे दीजिए, अगर लॉस चल रहा है तो लॉस चल रहा है तो आप एवरेज 3 ईयर्स ऑफ द लास्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के डिविडेंड रेट से ज़्यादा डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड नहीं दे सकते। जो मैंने पॉइंट बोले हैं वो आपके साइड से लिखते भी जाना, ये नोट्स भी मैं आपको PDF डाल दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, तो एक बार आप देख लीजिएगा। और वैसे तो मैंने सब कुछ इसमें जितना पॉसिबल हो सकता है उतना सब कुछ मैंने आपको कवर कर दिया है। और एक बार अच्छे से पढ़िएगा, सब कुछ जो भी डाउट होता है वो भी टेलीग्राम चैनल में मुझे बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो भी हम बहुत जल्द डालने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच, आप अगर यहाँ तक भी पहुँचे हैं, अगर यहाँ तक देखा है आपने, तो थैंक यू सो मच। गुड बाय, टेक केयर।